गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा इस लॉकडाउन का अच्छा सदुपयोग करें और अपने क्लास का जो भी सिलेबस है उसको पूरा करते हुए हम इस लॉकडाउन का समय का जो सदुपयोग है वो अच्छे से कर सकते हैं, ताकि हम लोगों का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग आज सबसे पहला जो है बायोलॉजी का चैप्टर क्लास 9 का उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं आज कितना खत्म कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, सेल। ठीक है, सेल क्या होता है? तो सेल जो है एक्चुअली में ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसका अगर मीनिंग देखा जाए सेल का, तो इसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम। यानी कि सेल जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, ये छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप एक सेल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ले लीजिए तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और इसमें बीच में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा हम लोगों का। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या भरे होंगे, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, और ये हो जाएगा न्यूक्लियस। और यही जो है एक हम लोगों का ये छोटे रूम जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अगल बगल में और भी बहुत सारे सेल होंगे। इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, यानी कि इसके चारों तरफ हमारे सेल ही सेल होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल रूम। यानी कि इसका अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो इसका डिस्कवरी किया गया था, ठीक है, वो किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, जो सेल का डिस्कवरी किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था? 1665 में, यानी कि 1665 ईस्वी में। और ये जो खोज हुआ था किसमें हुआ था, तो जो प्लांट्स का जो बार्क होता है, यानी कि बार्क ऑफ प्लांट्स, बार्क ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का जो बार्क होता है उसी बार्क में हम लोगों का ये जो सबसे पहला सेल है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और ये जो सेल था लिविंग था या डेड था? हम लोगों को पता है कि ये जो सेल था कैसा था, ये सेल डेड सेल था। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि लिविंग सेल का खोज कौन किया? ठीक है, तो लिविंग सेल का सबसे पहला जो खोज है वो किया गया था एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। और ये जो है इस सेल के यानी कि डेड सेल के डिस्कवरी के 9 इयर्स के बाद खोज हुआ था। यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं 1674 में इसका खोज हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? जैसे ये बार्क हुआ था, बार्क में खोज हुआ था, यानी कि प्लांट सेल का जो बार्क होता है, बार्क प्लांट्स का जो बार्क होता है उसमें हम लोगों का डेड सेल का खोज हुआ था। ये खोज कहाँ हुआ था? ये खोज हम लोगों का हुआ था पॉन्ड वाटर में। कहाँ पर? पॉन्ड वाटर में। ठीक है, पॉन्ड वाटर को जो हमारे एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब थे, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप की सहायता से, जो कि वो खुद ही बनाए थे, रॉबर्ट हुक भी अपना माइक्रोस्कोप खुद ही बनाए थे, वैसे ही एंटोन वॉन लीवेनहॉक भी इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद ही बनाया था। ठीक है, और उसी के सहायता से इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल का खोज किए थे। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो है ये जो खोज हुआ था ये कैसा था, डेड था। और दूसरा जो हम लोगों का एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा 1674 में यानी कि 1674 में जो खोज हुआ वो कैसा था, लिविंग सेल था। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला डेड सेल का खोज कब हुआ था, तो हम लोग को ये बताना है, या फिर नॉर्मली अगर सिर्फ सेल का पूछा जाए तब कब बताना है, 1675 में। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाए कि लिविंग सेल का, फर्स्ट लिविंग सेल का खोज कब हुआ था, तो हम लोगों को बताना है 1674 में। और किसने किया था, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा ये खोज किया गया था। ठीक है, ये उसके डिस्कवरर थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो भी सेल था क्या हम लोग इसको ऐसे ही देख सकते हैं?
नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं कि इसको हम लोग ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप। अब ये जो जो भी ये लोग माइक्रोस्कोप यूज किए थे वो सभी का सभी कैसा माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। ठीक है, फिर हम लोग क्या हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट होते चला गया और माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग इन तीनों जो कि ये बेसिक, ये तीनों जो हैं हम लोग के क्या है, बेसिक्स हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तीनों ही हर एक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तब हम लोगों को और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर इसमें दिखना शुरू हो गए। ठीक है, और उन सभी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब माइक्रोस्कोप के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का खोज जो है ये दो साइंटिस्ट लोगों का नाम इसमें आता है जिन्होंने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप का खोज किया था। लेकिन इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोग कोशिश नहीं किए थे, लेकिन सबसे पहला जो नाम लिया जाता है जिन्होंने इसका खोज किया था वो थे जैकरियास जेनसेन और हैंस लिपर है। ठीक है, और ये जो खोज किए थे अर्ली 16th सेंचुरी में ही खोज कर दिए थे। लेकिन इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि इसका खोज किए थे और उनका नाम हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पेटेंट नहीं कराए थे और उसको मान्यता नहीं दिया गया था। इस वजह से हम लोग इन्हीं लोगों का नाम लेते हैं, जैकरियास जेनसेन और हैंस लिपर है। ठीक है, इन्होंने ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है खोज किया था अर्ली 16th सेंचुरी में। ठीक है, और उस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव कौन किए, तो हमारे गैलीलियो गैलीली साहब जो थे 1609 में उन्होंने इसका इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, और इम्प्रूव करके उसमें बहुत सारा चीज़ उसमें ऐड किए जिसकी वजह से हम लोगों को और भी जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड था उसको देखने में आसानी होने लगा। ठीक है, फिर 1931 में हमारे मैक्स नॉल और अर्स्ट रस्का नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम आज भी करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इतना पावरफुल है कि हम लोग एक छोटे से सुई के छेद को उसको हम लोग एक कुआं के बराबर करके, एक वेल के बराबर उसको हम लोग करके देख सकते हैं। एक छोटे से सुई के छेद जो कि हम लोगों को नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ता है उसको जब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम लोगों को कुएं के बराबर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। ठीक है, कितने लेंस होते हैं, दो लेंस। कौन कौन से, एक होता है आईपीस लेंस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस जो आंख के पास लगा होता है, ठीक है, जो जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं, ठीक है, तो वो आईपीस लेंस होता है। और एक होता है जो मेन लेंस, वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि जूम करता है जैसे कि 10x 20x 15x 25x 30x, ठीक है, 50x 100x ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसमें 30x 40x का। और ये क्या 30x कहने का मतलब क्या है कि 30 गुना बड़ा, 30 टाइम्स लार्जर देन द नॉर्मल थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा करके दिखाएगा। कितना गुना बड़ा, यानी जितना ज्यादा पावरफुल हम लोगों का लेंस होगा उतना ही ज्यादा बड़ा हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। फिर हम लोगों का कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैकरियास जेनसेन हैंस लिपर है। फिर इम्प्रूवमेंट कौन किए, गैलीलियो गैलीली 1609 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज मैक्स नॉल एंड अर्स्ट रस्का, इसको हम लोग नॉल एंड रस्का के नाम से भी जानते हैं। और ये खोज कब हुआ था, 1931 में। फिर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, कौन कौन से, आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस जो हम लोग को सिर्फ देखने का काम करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि जूम करने का काम करता है। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, कि कुछ डिस्कवरी यानी कि सम डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। सो हु डिस्कवर्ड व्हाट थिंग्स इन सेल। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि किस व्यक्ति ने कब किस चीज का खोज किया जो कि सेल से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ सेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस आप लोग जानते हैं सेल का जो सबसे मेन जो कंट्रोल सेंटर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब हुआ था, 1831 में हुआ था। ठीक है, अगला जो है हम लोगों का एक मेन सेल ऑर्गेनेल क्या है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला खोज जो है
अल्बर्ट वॉन कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1857 में खोज किया था। लेकिन हम लोग उनका नाम जो है नहीं पढ़ते हैं, उनका नाम के बजाय हम लोग रिचर्ड अल्टमैन जो हैं, इन्होंने उसी माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया, ठीक है। और फिर उसके बारे में और भी बहुत सारा चीज बताए, इसीलिए हम लोग अल्बर्ट वॉन कोलिकर का नाम ना पढ़ के हम लोग रिचर्ड अल्टमैन का नाम पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अगर पूछा जाए कि वो किसने डिस्कवरी किया तो हम लोग ये वाला नाम बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अल्बर्ट वॉन कोलिकर जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया था, वो भी कब 1857 में। और उसको फिर रिचर्ड अल्टमैन जो उसको बायोब्लास्ट टर्म जो थे उसी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए दिए थे, वो कब दिए थे 1886 में दिए थे, ठीक है। फिर अगला जो एक हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसको कार्ल नागेली नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। 1855 में इन्होंने खोज किया था, ठीक है। कार्ल नागेली जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इसका खोज कार्ल नागेली ने किया था, कब 1855 में, ठीक है। और फिर अगला जो है हम लोगों का प्लास्टिड्स यानी चौथे नंबर पे प्लास्टिड्स है, इसका खोज अर्स्ट हैकेल 1866 में किए थे। यानी कि प्लास्टिड का खोज कौन किए थे? अर्स्ट हैकेल, नाम आप लोग सुने भी होंगे हो सकता है, ठीक है। अर्स्ट हैकेल जो थे इन्होंने खोज किया था 1866 में, ठीक है। और अगला जो है हम लोगों का गोल्गी एपरेटस, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। कैमिलो गोल्गी ने खोज किया था, ये आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी चीजें बुक में दी हुई हैं, इस सबको याद रखिए, ठीक है। 1898 में, हाँ डेट याद रखना जरूरी नहीं है, किसी किसी का आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और गोल्गी एपरेटस यानी कि कैमिलो गोल्गी ने इसका खोज किया था, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हम लोगों का जो टॉपिक है अगला प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है किसके द्वारा दिया गया था? तो टर्म प्रोटोप्लाज्म जो है ये पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। पुरकिंजे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे और इन्हीं के नाम पर पुरकिंजे फाइबर भी जो कि हम लोग के हार्ट में पाया जाता है उसी का नाम पड़ा था, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म वही पुरकिंजे जी का ही दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कब दिया था इस टर्म को? 1839 में, ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है एक्चुअली में क्या होता है? सेल का जो भी फ्लूइड सबस्टांस होता है, फ्लूइड मतलब जो चिपचिपा होता है, ठीक है। यानी कि जो ना ही पूरी तरह से सॉलिड हो ना ही लिक्विड हो पूरी तरह से, ठीक है। तो और इन दोनों के बीच बीच का उसको हम लोग फ्लूइड बोल देते हैं, ठीक है। तो जो फ्लूइड सबस्टांस होता है सेल का, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म किस किस चीज से मिलकर बना होता है? यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस अगर न्यूक्लियस कर दें तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे, ठीक है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म बराबर कह देते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जोड़ दिया जाए, यानी कि सिंपल सा बात है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो भी चीज बच गया उस सबको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोटोप्लाज्म। और ये क्या होता है? लिविंग स्ट्रक्चर होता है सेल का, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो फ्लूइड सबस्टांस, ठीक है। फ्लूइड सबस्टांस जो सेल का होता है जो कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पाया जाए, ठीक है। जैसे कि ये एक सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये चीज पाया जाएगा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हटा दिया जाए, बस इस सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो जो भी चीज बच जाएगा वो हम लोग क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को बोला जाए, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि ये जो भी जितना हम लोग डॉट 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 बनाए हैं ये लिक्विड सबस्टांस होता फ्लूइड सबस्टांस होता है, ठीक है। लिक्विड नहीं, फ्लूइड सबस्टांस होता है। तो ये जो चीज पाया जाता है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेले भी होते हैं, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का एक और टर्म आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म हम लोग देख लिए, अब आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है? बहुत सारा ऐसे फ्लूइड सबस्टांस होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं, ठीक है। यानी कि इनसाइड द न्यूक्लियस ये पाया जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाएगा? इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है क्या है? सेल थ्योरी, ठीक है। क्या है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये किसके द्वारा दिया गया था? तो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था, ठीक है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों ही साइंटिस्ट दो अलग अलग जगह के थे,
ठीक है, दोनों ही अलग अलग जगह के थे और 1 साल के अंतर में, यानी कि पहला जो है मैटियास एस्क्लेडिंग बोटनिस्ट थे इन्होंने 1838 में, और थियोडोर एस्किवान जो थे ये एक जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1839 में एक ही नतीजे पे ये दोनों लोग पहुंचे, यानी कि एक ही थ्योरी दिए, और वो थ्योरी क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये जो थ्योरी था हम लोगों का सही था, लेकिन इसमें ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि फिर जो नया सेल आता है वो कहाँ से आता है। हम लोग को ये तो पता लग गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब किससे बने होंगे, सेल से बने होंगे, लेकिन हम लोग को ये चीज नहीं पता चला कि सेल आखिर कैसे बनता है। ठीक है, तो इस चीज को इम्प्रूव करने का काम हमारे कौन किए थे, इस चीज को इम्प्रूव करने का काम। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ये किसके द्वारा दिया गया था, मैथियास एस्क्लेडिन और थियोडोर एस्क्वान द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों के लिए काफी नहीं था, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने ये नहीं बता पाया कि हम लोगों का जो नया सेल बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, या नया सेल जो होगा वो कहाँ से आएगा, यानी कि इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस थ्योरी जो सेल थ्योरी किसका द्वारा दिया गया था, मैथियास एस्क्लेडिन और थियोडोर एस्क्वान के द्वारा जो दिया गया था। ठीक है, तो उस चीज को एक्सपेंड किया गया किसके द्वारा, तो रुडोल्फ विरचॉव के द्वारा ये एक्सपेंड किया गया। ठीक है, यानी कि इन्होंने उस सेल थ्योरी में इंप्रूवमेंट किया और अपना एक लाइन उसमें जोड़ दिया, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, यानी कि पहला सेल थ्योरी क्या था, ये वाला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और दूसरा हम लोगों का क्या बन गया, दूसरा जो था वो बन गया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, इसका मतलब होता है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, रुडोल्फ विरचॉव साहब ने 1855 में सेल थ्योरी का एक्सपेंडेशन किया और उसको एक्सपेंड करके हम लोगों को बताया कि जो सेल होता है वो क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हम लोगों का नया सेल बनता है। यानी कि पहले से कोई सेल होगा और उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, डिवीजन होने के बाद से वो क्या हो जाएगा, दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 सेल वो बन जाएगा। ठीक है, पहले एक सेल होगा उसमें डिवीजन होगा और फिर वो क्या हो जाएगा, 2 सेल बन जाएगा, यानी कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से कोई सेल है उसी सेल के द्वारा हम लोगों को फिर से एक नया सेल जानने को मतलब उसी सेल से हम लोगों को फिर 2 नए सेल मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी जो है पूरी तरह से ये नहीं बता पाया कि इस धरती पर सबसे पहला सेल कैसे आया। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ 9th में नहीं पढ़ेंगे, इस चीज को हम लोगों को 11th में पढ़ना होगा, 11th नहीं 12th में पढ़ना होगा। ठीक है, जब हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो सबसे पहला सेल जो था वो कैसे बना था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसके बेसिस पर, तो सेल्स के, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये आप लोग हो सकता है पहले भी पढ़ चुके होंगे और फिर से इस चीज को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होते हैं, किसके बेसिस पर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर हम लोगों को देखना है। तो पहला क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, ये सिंगल सेल के बने होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल होगा। ठीक है, जो भी सिंगल सेल के बने हुए होते हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, और जो मोर देन 1 सेल से बने होते हैं उसको हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। ठीक है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात किया जाए तो एग्जांपल बहुत सारा हो जाएगा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोनाज हो गया। ठीक है, फिर से हम लोगों का बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्लेमाइडोनाज जो है एक एल्गी होता है जो कि सिंगल सेल होता है। ठीक है, फिर अगर बात करें हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे खुद हम लोगों का लिए यानी कि हम लोग ह्यूमंस जो है वो भी क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ फंगस भी जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, और कुछ फंगस अगर आपको देखेंगे तो वो यूनिसेलुलर फंगस में भी आते हैं। ठीक है, तो कुछ फंगस जो है यूनिसेलुलर में भी चले जाएंगे और कुछ फंगस जो है वो मल्टी सेल्यूलर में भी आ जाएंगे। ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर यानी कि जो एक से ज्यादा, यानी कि मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसमें ये चीज है
कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये किससे बना होता है, ये भी सिंगल सेल से ही इसका शुरुआत हुआ रहता है, यानी कि इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो सिंगल सेल से ही बना होता है। और फिर उसमें हम लोगों का डिवीजन होते 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 डिवीजन क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग खुद का ही बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या हुआ, जो फीमेल थी उस फीमेल के बॉडी में से क्या हुआ, एग रिलीज हुआ, ठीक है, और एग और स्पर्म कहाँ से गया, मेल के बॉडी से, ठीक है, स्पर्म कहाँ से गया, मेल के बॉडी से, ठीक है, और इससे बनता है हम लोगों का क्या, जाइगोट, ठीक है, क्या बन जाएगा, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है, और इसी जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद से हम लोगों का डेवलपमेंट शुरू होगा। क्योंकि ये जाइगोट बनेगा और फिर इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद से इसमें बहुत सारे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर्स, ये सब जो होते हैं वो बनेंगे, और फिर क्या होगा, हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जाइगोट जो होता है क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ये किसके मिलने से बनता है, एग और स्पर्म के मिलने से बनता है, ठीक है। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, जो एक से अधिक सेल से मिलकर जो बने उसको हम लोग मल्टी सेलुलर, और जो एक सेल से मिलकर बने उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। एग्जाम्पल आपको देखिए, ठीक है। फिर इसका ओरिजिन क्या होगा, जो सिंगल सेल से ही इसका उत्पत्ति होगा, यानी कि इसका भी शुरुआत जो है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं हो कि एक ही बार में मल्टी सेलुलर ही हो जाएगा, वो पैदा होगा तब क्या होगा, उसका भी शुरुआत एक ही सेल से होगा, और फिर उसमें डिवीजन होते 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 बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है, यानी कि सेल्स के कितने टाइप होते हैं। तो देखा जाए तो बेसिकली सेल के दो टाइप होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग अगर देखा जाए तो जो भी सेल प्रीमिटिव टाइप का हो, ठीक है, यानी कि जिसका न्यूक्लियस कैसा हो, प्रीमिटिव टाइप का हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रो मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव, और कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि जिसका भी न्यूक्लियस कैसा हो, प्रीमिटिव टाइप का हो, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल अगर देखा जाए तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब किसमें आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, और एक पीपीएलओ, इसको हम लोग प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। और माइकोप्लाज्मा जो होता है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी इसको माना जाता है, ठीक है, ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल का ही एग्जांपल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब देखते हैं, जब अगर बात करें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के शेप्स के बारे में, तो हम लोगों को बेसिकली यानी कि अलग अलग शेप दिखेगा, और वो चार टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा बेसिलस, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे कोकस, फिर वाइब्रियो, और फिर स्पाइरल शेप्ड होते हैं, ठीक है। यानी ये चार शेप होंगे। बेसिलस यानी कि बेसिलस को हम लोग रॉड शेप है, यानी जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, ऐसे रॉड रॉड जैसे स्ट्रक्चर हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेसिलस बोल देंगे, ठीक है। कोकस यानी कि जो स्फेरिकल शेप के हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोकस शेप बोल देंगे, ठीक है। वाइब्रियो यानी कि जो कॉमा शेप में हो बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसा ऐसा बैक्टीरिया हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे कि वो वाइब्रियो शेप का है, ठीक है, या फिर कॉमा शेप का है। और स्पाइरलम में क्या होता है, जो स्पाइरल शेप का हो, ठीक है, ऐसा ऐसा हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग स्पाइरल बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ फीचर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। इसमें फीचर में ये है कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें भी हम लोगों का सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जबकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसका फिर एक और फंक्शन है, इसमें सेल वॉल जो है मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड कंसंट्रेटेड होगा सेंटर में, और उस न्यूक्लिक एसिड जो कि कंसंट्रेटेड होगा उसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, और ये एक प्रीमिटिव टाइप का होगा, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि जैसे एक अगर हम लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस जो कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे
फैला होगा, ठीक है, मतलब कंसंट्रेटेड होगा, लेकिन इसमें कोई भी बाहर मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है नहीं पाया जाता है। जैसे कि अगर बात करें यूकैरियोटिक का, ठीक है, इसमें ऐसे ही मेम्ब्रेन एक दिख जाएगा, ये बाहर जो होगा मेम्ब्रेन होगा, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड तो है लेकिन वो क्या है, कंसंट्रेटेड है, और इसमें कोई भी एक भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता हो, ठीक है, यानी जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोल देंगे, जिसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होगा उसको। तो अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेल में दूसरा, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है वेल, और कैरियन का मतलब पीछे हम लोग देखेंगे, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यानी कि ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो, वेल डिफाइंड हो, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोल देंगे, ठीक है, यानी कि टाइप ऑफ सेल विच हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि इसके वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग का प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि ये सेल है तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, उसके अंदर ही हम लोगों का जो भी डीएनए आरएनए राइबोसोम जो भी या फिर क्रोमोसोम है वो सब किसके अंदर होंगे, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमंस बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में किस किस या शेप के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए शेप जो होता है सेल का ये वैरी करता है उसके फंक्शन पर, ठीक है, हो सकता है किसी सेल का शेप क्या हो, अलग टाइप का हो, किसी सेल का शेप अलग टाइप का हो, ठीक है, ये सब चीजें निर्भर करती हैं उसके फंक्शन पर, ठीक है। जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स, इसका काम क्या है, मसल्स को आगे पीछे या फिर मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्मूथ मसल सेल्स का शेप देखा है तो कैसा आपको दिख रहा होगा, एकदम ऐसे, ठीक है, स्पाइरल शेप में, ठीक है। फिर ब्लड सेल्स का देखा जाए तो ये हम लोगों का बाइकनकेव शेप में होता है, ठीक है। फिर ओव्यूम जो होता है ये स्फेरिकल होता है। बोन सेल्स का कुछ फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये इस शेप में आपको देखने को मिल जाएगा। ये फैट सेल्स है, ठीक है, ये फैट सेल्स है, ठीक है। फैट सेल का जो शेप होता है ऐसे होता है, इसमें न्यूक्लियस ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस ये होगा, ये ओव्यूम है तो इसमें न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा, बाकी ये जो स्पेस होता है ये पूरी तरह से खाली होता है, ठीक है, यानी कि ये खाली होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी बचेगा उस एनर्जी को स्टोर कहाँ किया जाता है, इसी में, ठीक है, और उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं, यानी कि ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगा उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अब देखा जाए बोन सेल्स का, इसका दो टाइप का होता है, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि जो भी सेल, जो भी बोन सेल बोन बनाने का काम करता है उसको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोल देते हैं, और जो बोन को खत्म करने का या फिर खाने का काम करता है उसको हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि बोन फॉर्मिंग सेल कौन हो जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा, और बोन ईटिंग सेल कौन हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट हो जाएगा। याद रखने के लिए आपको बी और सी, बी से बनना भी होता है, यानी कि जो सेल को बनाने का काम करे, जो बोन सेल को बनाने का काम करे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑस्टियोब्लास्ट, और जो बोन सेल को खाने का काम करे उसको हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोल देंगे, ठीक है। अगला जो है हम लोगों का नर्व सेल है, ठीक है। नर्व सेल का शेप देख लीजिए। नर्व सेल का काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, ठीक है। सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, लंबा होना पड़ेगा, ठीक है, तभी ना पूरे ब्रेन से लेके हम लोगों के पूरे पैर तक सिग्नल पहुंचेगा। आप देखे होंगे या फिर हो सकता है पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो नर्व सेल होता है लगभग 1 से 2 मीटर लंबा होता है, ठीक है, यानी कि इसका लंबाई जो है लगभग 2 मीटर हो सकता है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल में ये आता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे बैक्टीरिया में, क्या होता है वो माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट सेल पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये क्या होता है नर्व सेल, इसका लंबाई 1 मीटर से 2 मीटर तक भी हो सकता है इसका लंबाई, ठीक है।
और अगर लार्जेस्ट सेल का बात किया जाए तो ये तो लॉन्गेस्ट हो गया, लार्जेस्ट का बात किया जाए तो लार्जेस्ट सेल होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है, वो सिंगल सेल ही होता है, ठीक है, और उसका वजन आप लोग देखे होंगे लगभग इतना बड़ा होता है, ठीक है, 2 से 2.5 किलो के आसपास उसका वजन होता है। तो लार्जेस्ट सिंगल सेल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच हो जाएगा। लॉन्गेस्ट सेल क्या हो जाएगा, नर्व सेल हो जाएगा। स्मॉलेस्ट सेल क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। अब नर्व सेल में आप कुछ कुछ देख रहे होंगे, जैसे ये निकला हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोल देते हैं। फिर जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और ये पूरा हो जाएगा सेल बॉडी, ठीक है, और ये जो सेल बॉडी से एक इधर एक्सॉन की तरफ जो आ रहा है, एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जो आ रहा है उसको हम लोग एक्सॉन बोल देते हैं, ठीक है, और जहां पर वो खत्म होता है उसको एक्सॉन टर्मिनल बोल देते हैं। और ये जो छोटा छोटा गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा स्फेरिकल शेप का, इसको हम लोग सिनेप्टिक नोब बोल देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये डेंड्राइट्स में से कोई आके यहाँ पर कनेक्ट होगा, यानी कि फिर आगे ये चैनल बनाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया शेप्स किसका, ह्यूमन बॉडी में जो भी सेल्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। इसको हम लोग देख लीजिए, जैसे स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स, ओवियम, बोन सेल, फिर ये हम लोग का फैट सेल हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। सबका आप देखिए सबका शेप क्या है, अलग अलग है, ठीक है। वो हम लोग का न्यूक्लियस हो गया। फैट सेल में मैंने बताया कि ये स्टोरेज का काम करता है। बोन सेल का काम क्या है, बोन का फॉर्मेशन और फिर उसका डिस्ट्रक्शन करना। ओवियम का काम है कि हम लोगों का जो भी ओवियम होता है वो एक से फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करना, ठीक है। ब्लड सेल्स का क्या क्या होता है, तो इनका काम होता है ब्लड सेल्स का कि एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को पहुंचाना, या फिर जो भी एनर्जी है उसको भी पहुंचाने का काम करते हैं, यानी फूड मटेरियल को पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स। फिर स्मूथ मसल सेल्स का मैंने बता ही दिया कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी कि हम लोगों को चलने फिरने में जो है हेल्प करने का काम ये करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि सबका शेप अलग अलग है और सबका फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि शेप और साइज जो होता है उस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही होता है, ठीक है। यानी कि सेल का जो भी शेप साइज होगा वो क्या होगा, उस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही होगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग अमीबा का, ठीक है। तो अमीबा का अगर बात किया जाए तो उसका शेप जो होता है क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये अमीबा हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, बार बार अपना शेप चेंज करते रहता है, ठीक है। अब ये इस शेप में दिख रहा है, बाद में दिखेगा कि ऐसे हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद दिखेगा कि ये ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। क्या होगा, इसका शेप जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है, ठीक है। यानी कि अमीबा का शेप जो होता है वो चेंजिंग शेप होता है। लेकिन अगर बात करें कुछ जो नर्व सेल, जैसे कि एक एग्जांपल हो गया, इसका शेप बिल्कुल ही चेंज नहीं होता है, ठीक है। नर्व सेल का शेप बिल्कुल ही चेंज नहीं होता है, अमीबा का शेप जो है वो चेंजिंग शेप होता है, ठीक है। सेल जो होते हैं कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। और सेल में हम लोगों को डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या, काम का बंटवारा, ठीक है। यानी कि हर एक सेल जो होते हैं वो काम का बंटवारा करेंगे कि मुझे एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, आपको एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, उनको एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है कि वो खाना को डाइजेस्ट करे, ठीक है। वैसे ही हार्ट, यानी कि हार्ट का काम क्या होता है, वो ब्लड को पंप करे, ठीक है। तो हर एक सिस्टम का क्या है, एक अलग अलग फंक्शन है। यानी कि जो भी हार्ट में सेल पाया जाएगा उसका मेन फंक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, और पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करेगा। तो हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल पाया जा रहा है उनका फंक्शन क्या है, तो उनका फंक्शन है जो भी फूड मटेरियल आ रहा है उस चीज को डाइजेस्ट करना। वैसे ही लंग्स में जो भी सेल पाया जा रहा है उनका फंक्शन क्या हो रहा है, उनका फंक्शन होगा कि जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करना, ठीक है। यानी कि हर एक सेल का कुछ ना कुछ पार्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि इसी को हम लोग बोल देंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में ही पाए जाएंगे, नहीं, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में ये डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है, तो प्रोकैरियोटिक में डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये सेल ऑर्गेनलेस की हेल्प से होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनलेस जैसे कि हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, वो आपको प्रोकैरियोटिक में भी देखने को मिलेगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये भी हम लोगों को प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलेगा। तो सेल ऑर्गेनले की हेल्प से क्या करता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो भी अपना डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है, ठीक है।
यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है हम लोगों को सिंगल सेल में भी दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, अब ये सेल ऑर्गेन जैसे है वो और क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी नया मटेरियल बनाना होगा सेल को, ठीक है, न्यू मटेरियल के फॉर्मेशन के लिए ये काम करेगा। ठीक है, यानी कि नया मटेरियल बनाना होगा तो उसके लिए हम लोगों का वो काम करेगा जो भी सेल ऑर्गेन है। उसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है तो उस चीज को भी रिमूव करने का, या आप कह सकते हैं कि सेल को क्लीन करने में कौन हेल्प करता है, जो सेल ऑर्गेन होते हैं वही हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेन किसमें मदद करेंगे, कुछ पार्टिकुलर चीज बनाना हो, कुछ यानी कि कोई नया चीज बनाना हो, न्यू मटेरियल का फॉर्मेशन करना हो, तब हम लोगों का सेल ऑर्गेन हेल्प करेगा। उसके अलावा सेल के क्लीनिंग में भी वो हेल्प करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए हम लोग एक और चीज देखते हैं। ठीक है, कि सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि प्रोकैरियोटिक में एक अलग टाइप का सेल ऑर्गेनेल पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक में एक अलग टाइप का पाया जा रहा है। ठीक है, या फिर प्रोकैरियोटिक में उसका शेप अलग होगा, यूकैरियोटिक में उसका शेप अलग होगा, ये चीज नहीं होता है। ठीक है, शेप साइज जो होता है ये लगभग सेम होगा, चाहे वो यूकैरियोटिक में हो या फिर प्रोकैरियोटिक में हो, चाहे वो सेल बड़ा हो चाहे वो सेल छोटा हो। ठीक है, अब एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे एक प्याज का। ठीक है, आप छोटा प्याज ले लीजिए, उसमें जब आप सेल देखिएगा तो उसका भी सेल क्या होगा, इतना ही ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर दिख रहा है तो आप बड़ा प्याज ले लीजिए, ठीक है, उसका भी सेल देखेंगे तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि चाहे वो सेल कहीं से भी आए, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनिज्म में से आए या फिर छोटा ऑर्गेनिज्म में से, सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे, सब में सेम शेप और साइज के होंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सेल में क्या क्या चीज पाया जाता है उसको हम लोग उसका बेसिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली उसमें क्या क्या चीज होगा जो हर एक सेल में पाया जाएगा उसको हम लोग उसका बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। यानी कि हर एक सेल में अगर हम लोग देखें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर न्यूक्लियस होगा और फिर साइटोप्लाज्म भी होगा। यानी कि ये तीनों ही चीज मोस्ट ऑफ द सेल में हम लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि ज्यादातर सेल में ये चीज तीनों जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इन तीनों का अगर फंक्शन देखा जाए तो क्या होता है, तो जो भी मेन एक्टिविटीज है यानी कि जितने भी एक्टिविटीज है, ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विथ इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि सेल और उसके आसपास का इन्वायरमेंट, यानी कि ये सेल हो गया अगर, ठीक है, इसके आसपास का इन्वायरमेंट हो गया, हो सकता है यहाँ पर सेल होगा, यहाँ पर सेल होगा, यहाँ पर सेल होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो भी गैप हो, तो ये सब क्या हो गया, ये सेल का इन्वायरमेंट हो गया इस सेल का। ठीक है, इधर से ये सेल है, इधर थोड़ा सा गैप है। ठीक है, ये सब का सब एक्टिविटी जो है, यानी कि सेल के अंदर भी कोई अगर एक्टिविटी हो रहा है या फिर इस बाहर वाले सेल के साथ या फिर इस गैप के साथ, जो भी गैप में जो भी चीज है, जो भी मटेरियल भरा हुआ है उसके साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये सब किसी फीचर्स किस वजह से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यानी कि यही तीन जो चीज होते हैं जो हम लोगों को इन सभी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सबसे पहला इसमें हम लोग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग एक एक करके आप सबको देखते जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, और फिर एक हम लोग अलग से सेल वॉल के बारे में भी देख लेंगे कि सेल वॉल किसमें पाया जाता है और फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये क्या है, सबसे आउटर कवरिंग है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, जो भी सेल है, ठीक है, इस अगल बगल वाले सेल से या फिर ये बाहरी जो भी इन्वायरमेंट है उससे इस सेल के मटेरियल को अलग करने का जो काम कर रहा है, तो वो क्या है, ये चीज है जो कि अलग करने का काम कर रहा है। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये कुछ चीजों को अलाउ करेगा। ठीक है, कुछ चीजों का एंट्री को अलाउ करेगा या फिर एग्जिट को अलाउ करेगा, और कुछ चीजों के अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, या फिर कोई चीज अंदर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई चीज आ रहा है, ठीक है, तो अगर इसके काम लायक होगा, इस सेल के काम लायक होगा तो क्या होगा, उसको अंदर आने देगा, और अगर इसके काम लायक नहीं है तो क्या होगा, ये यहीं से इसको बाहर भेज देगा। ठीक है, यानी अंदर इसको आने नहीं देगा। वैसे ही इसमें से जो भी चीज होगा इसको क्या होगा, बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो वो उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, और फिर जो इसके काम लायक होगा उसको अंदर ही रख लेगा, उसको बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, ये
कुछ सेलेक्टिव चीजों को, यानी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक तरह से गार्ड की तरह है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, सेल को गार्ड कर रहा है, ठीक है। जो भी चीज इसमें आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई फालतू चीज आ रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करेगा, ठीक है। यानी जो उसके काम का होगा वो उसको अलाउ करेगा, और जो उसके काम का नहीं होगा उसको अलाउ नहीं करेगा इंटर करने पर, ठीक है, यानी कि उसको रोक देगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर या फिर बाहर जाने देगा, इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होगा तो क्या करेगा, गैस के एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब गैस का जो एक्सचेंज होता है ये किस वजह से होता है, ठीक है, तो एक प्रोसेस आप लोग चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में पढ़ चुके होंगे, जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, ठीक है, उसमें आप लोग डिफ्यूजन टर्म जो है ये जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, जहां पर हम लोग पढ़े हुए थे कि अगरबत्ती यानी कि जो इंसेंस स्टिक होता है उसका धुआं जो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहां पर हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, वहां से वो धुआं उसका कंसंट्रेशन चूंकि ज्यादा होता है उस एरिया में चला जाता है जहां पर उसका कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग का एक दोस्त यहाँ खड़ा है और एक यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, इसने अपना अगरबत्ती जलाया, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, धुआं उसके पास भी पहुंच जाएगा, यानी कि उसको भी अगरबत्ती का जो सेंट है, वो अगरबत्ती का जो सुगंध है उसको मतलब शुरू हो जाएगा, महकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, गैस का जो मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अपने आप हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये पैसिवली हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो भी होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है। और वैसे इसमें जो सेलेक्टिव पर इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस जो होंगी अंदर या बाहर जाएंगी, ठीक है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैस का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं, ठीक है। और यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 और O2 ये किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा ही होगा, ठीक है। अगला जो एक टर्म आता है वो होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, अब जैसे डिफ्यूजन हम लोग देखें कि ये किसमें होता है, गैसेस में होता है, ठीक है। अगर ऑस्मोसिस का हम लोग बात करें तो ये किसमें होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में होगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि जो वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस। बस यहाँ पर गैस की जगह पे क्या कर देना है, वाटर कर देना है, ठीक है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ठीक है। और ये भी एक क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू यहाँ पर होगा, ठीक है।